अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग की यूनिट 1 का पार्ट 3। ओके, इसी पार्ट में स्पेसिफिकली हम कवर करेंगे क्रिटिकल केयर यूनिट है क्या, फिर क्रिटिकल केयर यूनिट किस तरह बनते हैं, मतलब कि उसमें कौन सी हेल्थ केयर प्रोफेशनल कौन सी इन्वॉल्व होते हैं, फिर क्रिटिकल केयर यूनिट की कितने लेवल्स है उसको हम कवर करेंगे, और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट या इंटेंसिव केयर यूनिट को किस तरह आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, किस तरह जो है ना आप स्ट्रक्चर्ड कर सकते हो इंटेंसिव केयर यूनिट को। ओके, तो ये हम इसी पार्ट में पढ़ेंगे। इससे पहले जो 2 पार्ट्स थी उसमें हमने बेसिक्स ऑफ द क्रिटिकल केयर नर्सिंग पढ़ी थी, और फिर साथ में जो है ना क्रिटिकल केयर नर्सिंग में जो नर्सिस प्रोसेस जो है ना वो यूज़ होता है वो हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। ओके, अच्छा, क्रिटिकल केयर यूनिट है क्या होता है। ओके, द क्रिटिकल केयर यूनिट इज नॉट merely a room or a series of rooms filled with patient attached to interventional technology। तो ये कहते हैं कि क्रिटिकल केयर यूनिट सिंपली एक रूम नहीं है या सीरीज ऑफ रूम नहीं है जहाँ पे जो है ना पेशेंट को बिठाया जाता है और उसको जो है ना इंटरवेंशनल टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ना उन पे आजमाया जाता है। लेकिन ये क्या होता है, ये इट इज़ अ होम अब इन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है और जहाँ पे जो है ना एक क्रिटिकल केयर टीम होता है। उस टीम के अंदर पेशेंट को एनरोल किया जाता है, उसको जो है ना डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू जो है ना उसको असेस किया जाता है, उसका डायग्नोसिस, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। ओके, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड काम होता है उधर। अच्छा, अब इसमें जो क्रिटिकल केयर टीम होता है इसमें हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना डिटेल से हम पढ़े कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल केयर टीम, और या जो आईसीयू होता है, आईसीयू या क्रिटिकल केयर यूनिट में जो क्रिटिकल केयर टीम होता है वो कितने लोगों पे मुश्तमिल होता है और कौन कौन से लोग या कौन कौन से हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसमें जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो क्रिटिकल केयर टीम जो होता है या इंटेंसिव केयर टीम जो होता है ये बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ पीपल पे जो है ना ये मुश्तमिल होता है। एक होता है क्लिनिकल टीम और दूसरा होता है नॉन क्लिनिकल टीम। क्लिनिकल टीम जो होता है उसमें जो सबसे पहले इंटेंसिविस्ट होते हैं। इंटेंसिविस्ट क्या होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं या फिजिशियन जिसको हम कहते हैं ना, वो जो क्रिटिकली इल पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो क्रिटिकली इल पेशेंट जो है ना वो हेड इंजरी के साथ हो, वो सीवीए के साथ हो, वो एमआई के साथ हो, या वो किडनी फेलियर के साथ हो, जो भी हो। लेकिन जो वो डॉक्टर जो या वो फिजिशियन जो माहिर हो, जिसके साथ जो है ना स्पेशलाइज स्किल्स हो क्रिटिकल केयर में, तो उसको हम इंटेंसिविस्ट कहते हैं। दूसरा जो है ना कंसल्टेंट होता है। कंसल्टेंट वो फिजिशियन या वो डॉक्टर होता है जो एक स्पेसिफिक फील्ड में जो है ना वो क्या हो, स्पेशलाइज्ड हो। जैसा कि सीवीए के लिए जो है ना एक अलग कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट होता है, जैसा कि एमआई के लिए जो है ना एक अलग कंसल्टेंट होता है जो मोस्टली कार्डियोलॉजिस्ट होता है, और कार्डियोलॉजिस्ट के साथ साथ जो है ना वो स्पेशलाइजेशन एंड क्रिटिकल कार्डियोलॉजी में होता है। ओके, अच्छा, तो इस तरह की जो है ना कंसल्टेंट हर एक फील्ड का या हर एक बीमारी का एक अलग जो है ना वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है, और मोस्टली वो स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल केयर में भी होता है। ओके, तो उसको हम कहते हैं कंसल्टेंट। तीसरा होता है ना कार्डियोलॉजिस्ट, आपके साथ स्पेसिफिकली होना चाहिए एक कार्डियोलॉजिस्ट जो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो एमआई वगैरह या हार्ट अटैक इस तरह की प्रॉब्लम के साथ जो है ना वो होते हैं, तो उनके लिए जो है ना कार्डियोलॉजिस्ट होता है। तीसरा नर्स प्रैक्टिशनर होता है, और स्पेसिफिकली कार्डियक नर्स प्रैक्टिशनर जो है ना उसमें लाजमी होना चाहिए। तीसरा जो है ना उसमें एक रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स स्पेसिफिकली उसमें एक कार्डियक रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए। चौथा जो है ना इसमें होता है क्रिटिकल केयर नर्स होते हैं जो सीसीएन है, जैसे कि हमने पहली यूनिट में जो है ना क्रिटिकल केयर नर्स की वर्क और वगैरह उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो क्रिटिकल केयर नर्स इसमें होना चाहिए। तीसरा जो है ना अच्छा, इसमें एक और नर्सिंग असिस्टेंट होना चाहिए जो असिस्ट करते हैं नर्सिस के साथ। फिर इसमें जो है ना रिस्पायरेटरी थेरापिस्ट या आरटी होता है। केस मैनेजर इसमें होता है जो डिस्चार्ज प्लान वगैरह को जो है ना वो करते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ जो है ना सोशल वर्कर, लेकिन सोशल वर्कर स्पेसिफिकली आता है नॉन क्लिनिकल टीम में। ओके, फिर डाइटिशियन होना चाहिए, फार्मासिस्ट होना चाहिए, इसमें ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट होता है, फिजिकल थेरापिस्ट होता है, स्पीच थेरापिस्ट होता है, और पैलिएटिव केयर टीम वो होता है इसमें क्लिनिकल टीम में। नॉन क्लिनिकल टीम में स्पेसिफिकली बिजनेस एसोसिएट होते हैं जो कॉल्स वगैरह करते हैं, एम्बुलेंसेज वगैरह अरेंज करते हैं, ये चीज़ें। इसमें जो है ना सोशल वर्कर्स होते हैं, स्पिरिचुअल केयर रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें होते हैं, और भी जो है ना स्वीपर क्लीनर वगैरह वो
नॉन क्लिनिकल टीम में वो आते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये क्रिटिकल केयर टीम है जो क्रिटिकली इल पेशेंट को विद इन आईसीयू जो है ना वो सपोर्ट और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फिर क्रिटिकल केयर नर्सिंग के बारे में हमने जैसे कि इसका इंट्रोडक्शन पहले भी पढ़ा है कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग इज दैट स्पेशलिटी विद इन नर्सिंग दैट डील स्पेसिफिकली विद ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स। जो पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स होते हैं और उस प्रॉब्लम को वो जो रिस्पांस शो करता है, तो क्रिटिकल केयर टीम या क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है ना स्पेसिफिकली वो जो है ना क्या करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं उस रिस्पांसेस में। उस रिस्पांसेस को जो है ना वो क्या करते हैं, वो उसको अडेप्टिवली जो है ना वो यूज़ करते हैं, उस रिस्पांसेस को जो है ना वो ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये क्रिटिकल केयर नर्सिंग है जो हमने पहले से जो है इसकी इंट्रोडक्शन डिटेल से पढ़े हैं। अच्छा, अब हम आते हैं 7 सीज ऑफ द क्रिटिकल केयर। क्रिटिकल केयर में 7 सीज किया है। तो 7 सीज, फर्स्ट सी जो है ना वो कंपैशन है कि क्रिटिकल केयर में जो है ना एक नर्स को या फिजिशियन को जो है ना मोस्टली वो कंपैशनेट होना चाहिए। कंपैशनेट का मतलब ये है कि वो जो है ना एम्पैथेटिक हो, वो जो पेशेंट और उसकी फैमिली है उसके साथ जो है ना इमोशनली वो डील करे, उसके इमोशंस का ख्याल करे, रिस्पेक्ट्स के साथ जो है ना उसके साथ डील करे। ओके, दूसरा जो है ना कम्युनिकेशन है कि एक क्रिटिकल केयर नर्स या फिजिशियन वो क्या हो, वो वेल कम्युनिकेटेड हो, वो जो है ना क्या करते हो, कम्युनिकेशन अच्छी तरह करते हो, इनफॉर्म डिसीजन जो है ना उस फैमिली से या पेशेंट से लेते हो, और जो प्रोसीजर उसके साथ हो रहा होता है ना उसके बारे में उसको अपडेट करते हो, जो उसके डायग्नोसिस होते हैं या उसका जो कंडीशन होता है उसके बारे में पेशेंट और उसकी फैमिली के साथ जो है ना वो कम्युनिकेट करते हो। अच्छा, कंसिडरेशन ऑफ पेशेंट रिलेटिव्स एंड कलीग्स, उसकी कलीग्स पेशेंट रिलेटिव सारे को जो है ना उसको कंसिडर करते हैं, एंड अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और मोस्टली जो है ना कॉन्फ्लिक्ट को वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर जो है ना कंफर्ट है। कंफर्ट में कहते हैं प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम सफरिंग्स, पेशेंट को जो है सफरिंग से बचाता है। तो क्या है, कंफर्ट जोन, वो पेशेंट के लिए ना कंफर्ट जोन तलाश करने की कोशिश करते हैं, उसकी रिपोजिशनिंग, उसके जो है ना डाइट का ख्याल रखना, तो सारे जो है ना कंफर्ट में आते हैं, उसकी पेन को रिलीफ करना, ये कंफर्ट में आते हैं। अच्छा, केयरफुलनेस, फिर जो पाइप नंबर सी है तो केयरफुलनेस, अवॉइडेंस ऑफ इंजरी, कि वो इंजरी मतलब एक नेडल स्टिक इंजरी है या कोई ब्रेकिंग वगैरह, तो उसको मोस्टली जो है ना वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो है ना क्रिटिकल केयर में वो लोग होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्किल्स उनके साथ स्किल्स होते हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस होते हैं, ताकि वो जो है ना ये वाली इंजरीज जो है ना उससे जो है ना हो जाए पेशेंट को। अच्छा, उसकी केयर में जो है ना कंसिस्टेंसी होना चाहिए। 6 सी से मतलब क्या है, चट्टा शीशे की कंसिस्टेंसी उसकी केयर में, मतलब ये कि वो ऑब्जर्व करते हैं, वो केयर प्रोवाइड करते हैं, उसको कंसिस्टेंटली केयर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फिर क्लोजर, क्लोजर का मतलब क्या है कि जब पेशेंट के साथ जो है ना वो जो ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट का जो एंड होता है, मतलब कि एक पेशेंट है उसका डिजीज़ जो है ना वो एडवांस में चला गया, अब जो है ना उसको उसका जो है ना उसके साथ ट्रीटमेंट का कोई वो नहीं होता, मतलब नहीं होता, ट्रीटमेंट जो है ना उसके लिए हेल्पफुल नहीं होता। तो जब वो ट्रीटमेंट उससे जो है ना विड्रॉल करते हैं, तो वो विड्रॉल या फाइनलाइजेशन ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग विड्रॉल ऑफ द ट्रीटमेंट, कि आप उससे जो है ना ट्रीटमेंट विड्रॉल करते हो, उसी के बारे में जो डिसीजन आप लेते हो, तो क्या हो, वो एथिक्स बेस हो, एथिकल प्रिंसिपल का आप इसमें जो है ना ख्याल रखते हो। तो क्लोजर जो है ना आप किस तरह करते हो, ट्रीटमेंट का क्लोजर जो है ना आप किस तरह करते हो, तो वो एक कंपेशनेट बेस पे जो है ना आप वो करते हो। ओके, तो ये क्या है, ये 7 सीज ऑफ द क्रिटिकल केयर नर्सिंग है। अच्छा, अब क्रिटिकल केयर नर्स जो है ना वो क्या होता है। अ क्रिटिकल केयर नर्स इज अ लाइसेंस प्रोफेशनल नर्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट एक्यूटली एंड क्रिटिकली इल पेशेंट एंड देयर फैमिलीज रिसीव ऑप्टिमल केयर। तो क्या होता है क्रिटिकल केयर नर्स, ये में हमने पहले भी पढ़ा है कि ये एक लाइसेंस नर्स प्रोफेशनल होता है, और उसका मेन गोल क्या होता है कि वो जो एक्यूटली और क्रिटिकली इल पेशेंट और उसकी फैमिलीज है वो ऑप्टिमल केयर, वो जो है ना वो अप टू एडवांस लेवल ऑफ केयर जो है ना वो क्या करें, वो हासिल करें। ओके, अच्छा, अब क्रिटिकल केयर यूनिट, तो क्रिटिकल केयर यूनिट है क्या, क्रिटिकल केयर यूनिट इज अ स्पेशली डिजाइंड एंड इक्विप्ड फैसिलिटी staffed by skilled personnel to provide effective and safe care for patient with a life-threatening problem that is potentially reversible। तो अब ये क्या होता है, क्रिटिकल केयर यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है जहाँ पे जो है ना इक्विप्ड फैसिलिटी स्टाफ्ड बाय
स्केल्ड पर्सनल, तो वहाँ पे जो है ना फैसिलिटीज़ होते हैं किस चीज़ के लिए, पेशेंट की रिकवरी के लिए। और वो फैसिलिटीज़ क्या होता है कि उसमें स्केल्ड पर्सनलीज होते हैं, जो फिजिशियन होते हैं, नर्सेज होते हैं, अदर पैरामेडिक, जो क्रिटिकल केयर टीम का हमने पढ़ा। अब ये जो स्टाफ होता है उसका मेन पर्पस जो है ना वो इफेक्टिव सेफ केयर जो है ना पेशेंट को प्रोवाइड करना होता है, कि वो पेशेंट को जो है ना एफिशिएंट और सेफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड करे विद अ लाइफ थ्रेटनिंग। वो पेशेंट जो लाइफ थ्रेटनिंग हो और उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो पोटेंशियली रिवर्सिबल हो, मतलब ये कि ऐसी प्रॉब्लम्स को कि जिसकी जो है ना ट्रीटमेंट पॉसिबल हो, मतलब ये कि कोई कुछ ऐसी तरह के पेशेंट होते हैं ना जिसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होती। वो जो है ना मतलब किसी का जो है ना हेड इंजरी हो गया और वो हेड इंजरी ऐसी है कि मतलब उसका मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा होने वाला है, तो ऐसी पेशेंट को जो है ना फिर आईसीयू में आप उस पेशेंट को जो है ना ट्रीट करते हो, डील करते हो, जिसकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोटेंशियली रिवर्सिबल होते हैं। मतलब ये कि एक तो एक्चुअल रिवर्सिबिलिटी है, एक पोटेंशियल है। एक्चुअल ये है कि आपको डायरेक्टली जो है ना पता चलता है कि ये पेशेंट जो है ना अभी रिवर्स होने वाला, ये पेशेंट जो है ना अभी ट्रीट होने वाले, इसका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है। एक पोटेंशियली रिवर्सिबल ऐसे होता है कि आपको अंदाज़ा लगता है उसकी जो है ना पैरामीटर से, उसकी हार्ट रेट से, या उसकी रेस्पायरेशन से, या उसकी और जो फैक्टर्स होते हैं, पेशेंट फैक्टर्स होते हैं, उनसे आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं अगर इसके हम ट्रीटमेंट करें तो हो सकता है कि ये क्या हो जाए, ये ट्रीट हो जाए। तो ऐसी पेशेंट को, और ये ट्रीटमेंट जो है ना ये ऐसी प्रॉब्लम्स को होती है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो, तो उसके लिए जो स्केल्ड पर्सनलीज होते हैं वो स्केल्ड पर्सनली किस चीज़ में होते हैं, वो क्रिटिकल केयर यूनिट में होते हैं। ओके, अच्छा, अब इवोल्यूशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग किस तरह हुआ। तो क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैव इवॉल्व्ड विद द लास्ट मेनी डिकेड्स इन रिस्पॉन्स टू मेडिकल एडवांसेस। जितनी मेडिकल एडवांसेस आ रही थी, जितनी पेशेंट और जितनी मेडिकल ट्रीटमेंट में एडवांसेस आ रही थी, तो उसके साथ साथ जो है ना ये क्रिटिकल केयर यूनिट्स भी इवॉल्व हो गई। अब किस तरह ये इवॉल्व हो गई, इसकी हिस्ट्री हम इधर पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या है कि सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल रिकॉग्नाइज द नीड टू कंसिडर द सीवरिटी ऑफ इलनेस फॉर बेड एजुकेशन अ पेशेंट एंड शी प्लेस द सीरियसली इल पेशेंट नियर द नर्सिस स्टेशन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है ना फील किया कि जो सीवियरली इल पेशेंट है उसको एक अलग टाइप ऑफ केयर की ज़रूरत होती है, उसके जो है ना कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो है ना, इसलिए उन्होंने उनके लिए स्पेसिफिक बेड जो है ना वो एलोकेट की, और वो जो बेड्स थी वो क्या थी, वो नर्सिस स्टेशन के करीब थी। जो सीवियरली इल पेशेंट है उसके लिए जो है ना स्पेसिफिक बेड एलोकेट की, और वो जो है ना नर्सिस स्टेशन की करीब कर गई, ताकि जो है ना नर्सिस का उस पर जो है ना स्पेसिफिक फोकस हो, कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन वो उसकी करे। ओके, फिर जो है ना 1923 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल डेवलप अ स्पेशल केयर यूनिट फॉर न्यूरोसर्जिकल पेशेंट। अब जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने जो है ना स्पेशल जो न्यूरो सर्जिकल पेशेंट थी उसके लिए एक स्पेशल केयर यूनिट जो है ना वो किया वो डेवलप किया स्पेसिफिकली न्यूरो सर्जिकल पेशेंट के लिए। लेकिन फिर आफ्टर वर्ल्ड वार 2 में मॉडर्न मेडिसिन कंसेप्ट ऑफ ट्राइएज एंड स्पेशलिटी इन नर्सिंग कम इनटू एग्जिस्टेंस। जब वर्ल्ड वार 2 हुआ तो उसके बाद जो है ना वो नीड फील हुआ कि हम जो है ना क्या करें, हम पेशेंट को कैटेगराइज करें कि कौन से पेशेंट जो है ना वो सीवियर है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा जो है ना नॉर्मल पेशेंट है। तो उसके लिए जो है ना फिर ट्राइएज का कंसेप्ट आ गया। ट्राइएज के बाद जो है ना फिर स्पेशलिटी, नर्सिंग में स्पेशलिटीज़ आ गई कि नर्सिंग जो है ना एक जनरल नर्सिंग है, फिर जो है ना उसका अलग स्पेशलिटी CCO में आप किस तरह स्पेशलाइज होते हो, कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन, और फिर जो है ना रिस्पायरेटरी में जिसको हम रिस्पायरेटरी नर्स वगैरह, इस तरह की डिफरेंट स्पेशलिटीज़ फिर जो है ना नर्सिंग में वो आ गई। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इस सर्जिकल टेक्निक्स एडवांस इट बिकम नेसेसरी दैट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स रिक्वायर केयरफुल मॉनिटरिंग एंड हैज दिस ब्रॉट अबाउट द रिकवरी रूम। तो फिर जो है ना क्या रिकवरी रूम आ गई कि जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स थी तो उसके लिए जो है ना केयरफुल मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती थी। जब आप पेशेंट की सर्जरी करो तो सर्जरी के बाद जो है ना उन पेशेंट की जो वाइटल साइंस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तो उसके लिए जो है ना फिर केयरफुल मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। और उस पेशेंट के लिए जो सर्जिकल जो पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी वाले पेशेंट थी उसके लिए फिर रिकवरी रूम्स कायम की गई, ताकि इस रिकवरी रूम में वो पेशेंट हो जहाँ पे जो है ना पेशेंट की सर्जरी हो जाए, और सर्जरी के बाद जो है ना उसको रिकवरी रूम लेके आए, और फिर उसकी जो है ना कॉन्स्टेंट और केयरफुल मॉनिटरिंग हो जाए। फिर 1950s में द एपिडेमिक ऑफ पोलियोमाइलिटिस
necessitate 1000 patient requiring respiratory assist devices in intensive care इंटेंसिव नर्सिंग केयर। तो फिर जो है ना 1950 में जब पोलियोमाइलाइटिस आ गया, पोलियो का एपिडेमिक आ गया, तो उसमें जो है ना 1000 पेशेंट जो है ना ऐसी थी जिसको जो है ना रिस्पायरेटरी असिस्टेंट की ज़रूरत पेश आई, और वो रिस्पायरेटरी असिस्टेंट जो है ना उसको इंटेंसिव बेस पे होनी चाहिए थी, क्योंकि जो है ना वो पोलियो था और एपिडेमिक पोलियो था, तो उसको जो है ना फिर इंटेंसिव नर्सिंग केयर की ज़रूरत थी। इंटेंसिव का स्पेसिफिकली मतलब इधर जो है ना ये इवॉल्व हुआ कि नर्सिंग केयर, लेकिन वो नर्सिंग केयर जो स्ट्रॉन्ग बेसिस पे हो, जो अर्जेंट और इमरजेंसी बेसिस भी हैं उनको प्रोवाइड की जाए। तो वहाँ से जो है ना ये कंसेप्ट इंटेंसिव केयर नर्सिंग का वो इवॉल्व हुआ। एट द सेम टाइम केम अबाउट न्यूअर हॉरिजॉन्स इन द कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विद रिफाइनमेंट्स इन इंट्रा ऑपरेटिव मेम्ब्रेन ऑक्सीजन टेक्निक्स। तो इसी टाइम जो है ना फिर कार्डियोथोरेसिक सर्जरी जो हो रही थी, उस कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में जो है ना एक न्यू हॉरिजॉन आ गया, एक न्यू जो है ना एरा डेवलप हुआ। और वो एरा क्या था कि उस वक्त जो है ना जो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी होती थी, या जिसको हम ओपन हार्ट सर्जरी, वो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जो है ना फिर क्या आ गई, आर्टिफिशियल लंग्स आ गई। आर्टिफिशियल लंग का मतलब है कि जब आप लंग लास्टिंग जो है ना कार्डियोथोरेसिक सर्जरी करते हो, तो फिर जो है ना जो उधर लंग्स होते हैं उस लंग्स को फिर वो टेम्पररीली जो है ना वो आर्टिफिशियल लंग्स पे सपोर्ट करते हैं। तो जब ये चीज़ें आ गई तो फिर इसी वक्त जो है ना उसके लिए फिर जो कंसेप्ट आ गया इंटेंसिव केयर का, तो इंटेंसिव केयर का जो है ना फिर इधर और भी इवॉल्व हुआ। और फिर जो है ना लेट 1950s में क्या हो गया, बिगिनिंग ऑफ द क्रिटिकल केयर यूनिट जो है ना वो क्रिटिकल केयर यूनिट हर एक हॉस्पिटल में वो डेवलप हो गई। 1965 में पर स्पेशलाइज्ड आईसीयू द कोरोनरी। तो ये क्रिटिकल केयर यूनिट जो है ना वो 1950s में फिर क्रिटिकल केयर यूनिट में स्पेशलाइजेशन आ गया, और पर स्पेशलाइज जो है ना वो कोरोनरी केयर यूनिट था 1965 में हो गया। फिर इमरजेंसी स्पेशलाइजेशन आईसीयू जो है ना फिर एचडीयूज वगैरह ये चीज़ें जो है ना उससे फिर आगे बन गए। ओके, अच्छा, फिर लेवल ऑफ आईसीयू, तो ये इमरजेंसी स्पेशलाइज आईसीयू, फिर इसकी जो है ना लेवल्स ऑफ आईसीयू जो है ना वो कायम की गई कि कितनी लेवल्स ऑफ आईसीयू जो है ना वो होते हैं। तो बेसिकली आईसीयू के 2 लेवल्स होते हैं, एक होता है लेवल 1 आईसीयू और दूसरा होता है लेवल 2 आईसीयू होता है। ओके, तो लेवल 1 आईसीयू जो है ना वो कौन सा है, जिसको हम हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी कहते हैं, या इसको हम इंटरमीडिएट केयर यूनिट एमसीयू या एचडीयू भी इसको हम कहते हैं। और ये लेवल 1 आईसीयू बेसिकली होता है मॉडरेटली इल पेशेंट के लिए, वो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं हो, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हो, उनके लिए जो है ना वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, उनकी जो है ना रिसुसिटेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो शार्ट बेस पे होना चाहिए। ओके, जब लॉन्ग लास्टिंग वेंटिलेशन हो, जब लॉन्ग लास्टिंग उसके लिए जो है ना क्रिटिकल केयर, क्रिटिकली इल पेशेंट हो, तो फिर उसके लिए जो आईसीयू होते हैं वो लेवल 2 आईसीयू होता है। ओके, तो लेवल 1 में मॉडरेटली इल पेशेंट होते हैं और इसमें जो है ना रिसुसिटेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो शार्ट टर्म बेस पे होते हैं। ओके, एंड सिंपल इन्वेसिव कार्डियोलॉजी की कार्डियोवास्कुलर मॉनिटरिंग उसके लिए जो है ना होना चाहिए फॉर शॉर्टर देन 24 आवर्स। जैसे कि आपने जो है ना हर एक वार्ड में भी आपने देखा होगा कि मेडिकल वार्ड है तो इसमें एक एचडीयू होता है, रिस्पिरेटरी वार्ड है तो इसमें एक एचडीयू होता है, कार्डियक वार्ड है तो इसमें एक एचडीयू होता है। और वो एचडीयू क्या होता है कि उस वार्ड में जो एल पेशेंट होते हैं और वो सीरियस पेशेंट होते हैं तो वो इस एचडीयू में शिफ्ट किए जाते हैं, लेकिन वो आईसीयू नहीं होता। आईसीयू फिर लेवल 2 वाले को हम आईसीयू कहते हैं। तो ये जो है ना मॉडरेटली एल पेशेंट होते हैं इसमें, लेकिन मॉडरेटली एल होते हैं, लेकिन जनरल वार्ड से जो है ना ज़्यादा क्रिटिकल ये होते हैं। ओके, अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें वो पेशेंट है जिसको 1 और मोर क्रॉनिक कंडीशंस होते हैं, रीसेंट सर्जरी जिसकी हुई होती है ना, आपने देखा होगा मेडिकल आईसीयू में, आपने मेडिकल आईसीयू में जो है ना एक अलग एचडीयू होता है, और उसमें जो है ना वो जिसकी रीसेंट सर्जरी हुई होती है ना तो उसको रखते हैं किसमें, हाई डिपेंडेंसी या एचडीयू में रखते हैं। फिर जो है ना सीरियस इन्फेक्शन जिसको लगे हो या ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी हो जिसको जो है ना हम कैटेगराइज नहीं कर सकती एज एन लेवल 2 आईसीयू। लेवल 2 जो है ना अभी हम पढ़ेंगे। ओके, इसमें लेवल 1 में जो नर्सेज और टू पेशेंट रेशो होता है, नर्सेज टू पेशेंट रेशो का मतलब ये है कि नर्स पर पेशेंट कितने होना चाहिए। तो नर्सेज टू पेशेंट रेशो जो है ना वो लोअर देन रेगुलर आईसीयू होते हैं, रेगुलर वार्ड होते हैं, मतलब ये कि रेगुलर वार्ड में पेशेंट नर्सेज टू पेशेंट रेशो जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा का मतलब ये है कि वहाँ पे जो है ना नर्सेज ज़्यादा होते हैं, पेशेंट
नर्सेज जो है ना कम होते हैं और पेशेंट ज़्यादा होते हैं उधर। लेकिन जो लेवल 1 आईसीयू है, तो इस आईसीयू में जो है ना नर्सेज टू पेशेंट रेशो कम होते हैं देन रेगुलर वार्ड। नर्सेज टू पेशेंट रेशियो जब कम होते हैं तो इसका मतलब है कि नर्सेज ज़्यादा और पेशेंट कम होनी चाहिए। ओके, लेकिन ये वाला हायर देन लेवल 2 आईसी, लेकिन यहाँ पे जो नर्सेज टू पेशेंट रेशो होता है वो लेवल 2 से भी ज़्यादा होता है। लेवल 2 में बहुत ज़्यादा नर्सेज और कम पेशेंट जो है ना वो चाहिए होता है। लेकिन लेवल 1 में नर्सेज जो है ना वो थोड़ी सी कम हो और पेशेंट ज़्यादा हो तो वो मसला नहीं करता। लेकिन यहाँ पे भी नर्सेज जो है ना वो लेवल रेगुलर वार्ड से जो है ना वो क्या हो, रेगुलर वार्ड से वो नर्सेज जो है ना वो कम हो और पेशेंट रेगुलर वार्ड से जो है ना वो ज़्यादा हो। तो सिंपली जो है ना नर्सेज टू पेशेंट रेशो जो है ना वो लोअर देन रेगुलर वार्ड हो, लेकिन ग्रेटर देन लेवल 2 आईसीयू हो। ओके, नर्सेज टू पेशेंट तो आपने जान लिया कि नर्सेज टू पेशेंट पर पेशेंट कितनी नर्सेज होनी चाहिए। तो पर पेशेंट जो है ना इधर जो नर्सेज है वो ज़्यादा होनी चाहिए किस चीज़ से, रेगुलर वार्ड से, लेकिन कम है होगी ये लेवल 2 से, क्योंकि लेवल 2 में जो है ना बहुत ज़्यादा नर्सेज चाहिए होते हैं। अच्छा, लेवल 2 आईसीयू क्या होते हैं? लेवल 2 आईसीयू क्रिटिकली इल पेशेंट के लिए होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक हॉस्पिटल में जो है ना एक अलग जगह पे आईसीयू होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। इसको हम क्रिटिकल केयर यूनिट या सीसीयू भी कहते हैं। और इसमें एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग एंड लाइफ सपोर्ट इंटरवेंशन होते हैं। एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग एंड लाइफ सपोर्ट इंटरवेंशन, और इसमें जो है ना एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग मॉनिटरिंग होते हैं यहाँ पे। और लाइफ सपोर्ट ऐसी पेशेंट जिसको लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जिसकी जान जो है ना मुकम्मल तौर पे वो क्या कहते हैं हम उसको कब्र के गोर पे होते हैं, इस तरह की कोई महावरा वगैरह है। तो इस तरह की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन उसके लोकेटेड इन जनरल हॉस्पिटल अंडरटेकन मोर प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन। ये जो है ना जनरल हॉस्पिटल में होते हैं, मतलब ये कि हॉस्पिटल में 1 या 2 आईसीयूज होते हैं, आपने देखे होंगे। और अंडरटेक मोर प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन, यहाँ पे जो है ना वो पेशेंट होते हैं जहाँ जिनके लिए जो है ना प्रोलॉन्ग टाइम के लिए उनको वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। ओके, प्रोवाइड द हाई स्टैंडर्ड ऑफ जनरल इंटेंसिव केयर, यहाँ पे जो है ना इंटेंसिव केयर, लेकिन हाई स्टैंडर्ड की जनरल इंटेंसिव केयर की यहाँ पे ज़रूरत होती है, इंक्लूडिंग कम्प्लेक्स मल्टी सिस्टम लाइफ सपोर्ट। और यहाँ भी जो है ना इन्हीं पेशेंट को जो मल्टी सिस्टम लाइफ सपोर्ट इनको दरकार है। मल्टी सिस्टम का मतलब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स के वगैरह इस तरह के पेशेंट उनके पास होते हैं, तो उनको, और ये ज़्यादातर जो है इसमें सीवियर इंजरीज वाले पेशेंट होते हैं या सेप्सिस और शॉक वाले पेशेंट। जैसे कि पहले वाले लेवल 1 में हमने इन्फेक्शियस पेशेंट जो है ना उसमें डाली थी, और यहाँ पे जो है ना सेप्सिस जो है ना फिर इन्फेक्शन से सीवियर कंडीशन है, तो यहाँ पे जो है ना सेप्सिस और शॉक वाले पेशेंट होते हैं, यहाँ पे मल्टी ऑर्गन फेलियर वाले पेशेंट होते हैं, यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस वाले पेशेंट होते हैं। और यहाँ पे जो नर्सेज टू पेशेंट रेशो होता है ना वो वेरी लो होता है, मतलब ये कि लेवल 1 से जो है ना ये नर्सेज टू पेशेंट रेशो और भी कम होता है। कम का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना नर्स ज़्यादा होते हैं और पेशेंट कम होते हैं लेवल 1 से। ओके, यहाँ पे जो है ना जो मोस्टली सुटेबल है वो 1:1 है, या 1:2 भी जो पुअरली कंट्रीज़ होते हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज, वहाँ पे 1:2, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे होना चाहिए कि 1:1 जो है ना यहाँ पे नर्सेज टू पेशेंट रेशो हो। ओके, तो ये है लेवल 1 और लेवल 2 आईसीयू। अच्छा, अब जो है ना रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिटिकल केयर नर्स की रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये हमने पहले भी पढ़ी है, अभी जो है ना हम भी थोड़ी सी रिवाइज करते हैं। असेस पेशेंट कंडीशन एंड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पेशेंट केयर प्लान्स, कि वो पेशेंट को असेस करी, फिर उसके लिए जो है ना प्लान करी, और फिर उस प्लान को उस पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करी। ये मेन फंक्शन होते हैं क्रिटिकल केयर नर्स की। प्रोवाइड डायरेक्ट कंप्रिहेंसिव बेड साइड केयर टू पेशेंट को जो है ना कंप्रिहेंसिव डायरेक्ट केयर जो है ना होलिस्टिक केयर पेशेंट को जो है ना वो प्रोवाइड करे। कंप्रिहेंसिव को हमने डिटेल से डिस्कस किया था पार्ट 1 में। अच्छा, ट्रीटिंग वाउंड्स एंड प्रोवाइड एडवांस लाइफ सपोर्ट, वाउंड को ट्रीट करी और पेशेंट को जो है एडवांस लाइफ सपोर्ट जो है ना वो क्या करे, प्रोवाइड करे। एडवांस लाइफ में हमने भी फिर पढ़ा था कि एक होता है एडवांस लाइफ सपोर्ट होता है, एक होता है एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट होता है। ओके, असिस्टिंग फिजिशियन इन परफॉर्मिंग प्रोसीजर, फिजिशियन के साथ, और ये मैंने जो डिटेल से डिस्कस किया था कि पेशेंट नर्स की 3 किस्म की काम होते हैं। और एक होता है डिपेंडेंट फंक्शन होता है,
डिपेंडेंट जैसे कि मेडिकेशन वगैरह प्रिस्क्रिप्शन में। एक होता है इंडिपेंडेंट फंक्शन। इंडिपेंडेंट फंक्शन का मतलब है कि पेशेंट की असेसमेंट करना, उसकी रिपोजिशनिंग करना, उसकी डाइट वगैरह के ख्याल रखना, तो ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। और तीसरा होता है इंटर डिपेंडेंट। इंटर डिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ या अदर प्रोफेशनल टीम्स के साथ या अपनी प्रोफेशन की टीम के साथ जो है ना वो कोलैबोरेटिवली करते हैं, तो ये उसके काम है। एबल टू अटैच इक्विपमेंट्स ऑन पेशेंट एज ऑर्डर, इंटरप्रेट्स द डेटा, ग्राफ्स ऑन मॉनिटर चार्ट। तो वो इसके एबल हों कि जो उसको ऑर्डर की जाए कि ये वाली जो है ना इस पेशेंट को ये वाली ट्रीटमेंट या ये वाली वेंटिलेटर जो है ना अटैच किया जाए, इसको जो है ना कैनलाइजेशन किया जाए, इसको गिटराइजेशन किया जाए, तो वो इक्विपमेंट जो है ना पेशेंट के साथ अटैच करते हो। साथ में जो है ना जो मॉनिटर पे जो डेटा और ग्राफ्स होते हैं उसको वो इंटरप्रेट भी कर सकते हैं कि इन ग्राफ्स और डेटा का मतलब क्या है। ओके, अच्छा, फिर रूल्स में क्या आता है, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग पेशेंट वाइटल साइंस को जो है ना ऑब्जर्व रिकॉर्ड कर सकते हैं। इंश्योरिंग दैट वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट फंक्शन प्रॉपरली। फंक्शन जो है ना वेंटिलेटर, मॉनिटर की जो है ना वो फंक्शन को जो है ना क्या कर सकती हो, इंटरप्रेट कर सकती हो, उसको असेस कर सकती हो कि ये जो है ना फंक्शन मतलब ये कि मैनुअल, और उसको मैनुअली जब वो मालूम करी और फिर जो है ना इक्विपमेंट से उधर जो है ना वेंटिलेटर, मॉनिटर पे जो है ना वो उसको इंटरप्रेट करी, तो दोनों को जो है ना वो इंटरप्रेट कर सकती हो, दोनों को उसके फंक्शन को जो है ना वो असेस कर सकती हो कि फंक्शन करते हैं, प्रॉपरली फंक्शन करते हैं या नहीं। एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रावीनियस फ्लूइड्स एंड मेडिकेशन और फ्लूइड्स को जो है ना वो इंट्रावीनियसली जो है ना वो विथ स्केल के साथ जो है ना वो एडमिनिस्टर कर सकती हो। कोलैबोरेटिंग विद फेलो मेंबर्स ऑफ द क्रिटिकल केयर टीम, रिस्पॉन्डिंग टू लाइफ सेविंग सिचुएशन यूजिंग नर्सिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल फॉर ट्रीटमेंट। जो लाइफ सेविंग सिचुएशंस होते हैं जैसा कि कार्डियक अरेस्ट हो गया या जो है ना किडनी फेलियर हो गया, तो इसी वक्त जो है ना वो क्या करते हैं, नर्सिंग स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल के साथ जो है ना वो उसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हो। ओके, अच्छा, फिर एक्टिंग एज पेशेंट एडुकेट, ये भी हमने डिटेल से पढ़ा था। डॉक्यूमेंट्स अप्रोप्रिएटली, इंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी को जो है ना इंश्योर कर सकते हो। पेशेंट की सेफ्टी के लिए जो मेजर्स होनी चाहिए वो इनको मालूम हो कि कौन कौन सी मेजर्स हम ले सकते हैं पेशेंट की सेफ्टी के लिए। फॉलो द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द यूनिट एंड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसी रूल्स का ख्याल रख सकते हो। एज एन एक्सपर्ट इन नर्सिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस, नर्सिंग नॉलेज और प्रैक्टिस जो है ना उनके साथ स्किल्स भी हो, उनके साथ नॉलेज भी हो। ओके, प्रमोट क्वालिटी इश्योरेंस इन नर्सिंग में क्वालिटी इश्योरेंस को जो है ना प्रमोट कर सके, कम्युनिकेशन को जो है ना बेहतर कर सके, टीम वर्क को इम्प्रूव कर सके, पेशेंट सेफ्टी को जो है ना वो इम्प्रूव कर सकते हो। अच्छा, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड सपोर्ट टू पेशेंट फैमिलीज़ को जो है ना वो एजुकेशन और सपोर्ट, तो इसके लिए जो है ना बेसिकली क्या है कि वो जो है ना वो स्पेशलाइज्ड हो क्रिटिकल केयर यूनिट में, उसके साथ जो है ना स्पेशलाइजेशन डिग्री हो विद इन द क्रिटिकल केयर यूनिट। ओके, अच्छा, अब प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग, एंटिसिपेटरी नर्सिंग केयर। एंटिसिपेटरी का मतलब है कि वो पर्सन सेंट्रेड हो या प्रोएक्टिव स्टेप्स हो, मतलब है कि जब वो कोई भी एक्शन ले रहे हो तो उसको उसकी रेशनली का पता हो, उसको ये पता हो कि ये जो मैं स्टेप ले रहा हूँ इससे कौन सी साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, पेशेंट को जो है ना कौन सी बेहतरी पेशेंट की कंडीशन में इसी स्टेप से जो है ना इसी मेजर से आ सकते हैं, तो एंटिसिपेटरी नर्सिंग केयर वो प्रोवाइड कर सके। अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन जो है ना वो ले ली, मतलब ये कि सिम्टम्स को अपीयर होने से पहले उनको पता चल जाए और ये कहे कि ये वाले जो मैंने ट्रीटमेंट किया इसी के ये साइड इफेक्ट्स है, इसको इस तरह ख़त्म करनी चाहिए, ये वाली जो है ना नुकसान हो सकते हैं, इसको अवॉइड करनी चाहिए। ओके, एक्सपर्टाइज स्किल्स हो इनके साथ, स्किल बेस्ड नर्सिंग हो, सपोर्टिव केयर हो। सपोर्टिव केयर का मतलब इधर ये है कि मोस्टली सपोर्टिव केयर हम जो है ना यूज़ करते हैं, पेलिएटिव केयर और सपोर्टिव केयर ये हम इंटरचेंजेबल यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसका मेनली जो है सपोर्टिव केयर का मतलब ये है कि आप जो है ना उसको होलिस्टिकली पेशेंट को ट्रीट करें, आप जो है ना उसके साथ कम्युनिकेशन, उसकी फैमिली को सपोर्ट करना, उसकी फैमिली के साथ पेशेंट के साथ जो है ना आप कम्युनिकेशन को एक अच्छी तरीके से करें। लेकिन बेसिकली जब हम यूज़ करते हैं सपोर्टिव केयर को और पेलिएटिव केयर को, तो सपोर्टिव केयर और पेलिएटिव केयर में डिफरेंस क्या है और सपोर्टिव केयर हम किस चीज़ को कहते हैं और पेलिएटिव केयर में, तो सपोर्टिव केयर हम किस चीज़ को कहते हैं? सपोर्टिव केयर वो होता है फोकस ऑन साइड इफेक्ट्स, इसमें जो है ना हम बेसिकली फोकस करते हैं पेशेंट की साइड इफेक्ट्स पे, होलिस्टिकली हम पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं सपोर्टिव केयर में, और इसमें जो है ना जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं हमारा फोकस ये होता है कि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हम
क्या करे, कम करे। ये जो है ना ये सपोर्टिव केयर ये ट्रीटमेंट ओरिएंटेड होता है। मतलब ये कि सपोर्टिव केयर में जो है ना हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम पेशेंट का जो प्रॉब्लम है, पेशेंट को जो डिजीज़ है उसको हम ख़त्म करें, ओके। और इसके थ्रू जो है ना हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी साइड भी पैलिएटिव केयर होता है। पैलिएटिव केयर में हम फोकस करते हैं पेशेंट के सिम्टम्स को, हम पेशेंट के सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रीटमेंट ओरिएंटेड नहीं होता। मतलब ये कि जब हमारे पास क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो है ना वो फेल हो जाए और हमें ये फील हो जाए कि पेशेंट की ट्रीटमेंट अब पॉसिबल नहीं है, उसका जो डिजीज़ है वो एडवांस लेवल पे चला गया है, तो फिर जो है ना हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि उसकी जो सिम्टम्स है, सिम्टम मतलब ये कि उसको पेन है, पेन को हम करने की कोशिश करें। उसकी जो बीपी हाई हो रहा है उस बीपी को जो हम टेम्परेली लो होने की कोशिश करें, ओके। तो उसके लिए जो है ना फिर पैलिएटिव ट्रीटमेंट यूज़ होते हैं और इसमें भी हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये सपोर्टिव केयर जो है ना ये इसमें जो है ना सीरियस इलनेसेस के साथ ही ज़्यादातर वो होते हैं। लेकिन पैलिएटिव केयर में हम एडवांस इलनेस का मतलब ये कि इलनेस है या उसका जो डिजीज़ है वो एडवांस लेवल पे चला गया है, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। जब ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो फिर हम क्या करें, जो बेसिकली ये टर्म जो है ना यूज़ होते हैं कैंसर में आपने देखा हो कि वो पेशेंट जो लेवल 4-5 से जो है ना वो पहुँचे तो उधर जो है ना फिर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता, तो फिर उसको हम पैलिएटिव केयर दे रही है ताकि उसकी जो पेन है उसको हम रिलीज़ करने की कम करने की कोशिश करें, ओके। एट एनी स्टेज ऑफ इलनेसेस हम ये दे रहे हैं सपोर्टिव केयर। लेकिन ये जो पैलिएटिव केयर है ये एंड ऑफ लाइफ में हम दे रहे हैं, या हॉस्पाइस केयर उसको हम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तब हम देते हैं जब हमें पता चल जाए कि पेशेंट की ट्रीटमेंट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो है ना पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम उसको जो है ना सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो ये है पैलिएटिव और सपोर्टिव केयर। अच्छा, फिर प्रिंसिपल में जो है ना कम्युनिकेशन बेस जो है ना वो क्रिटिकल केयर नर्सिंग हो, गुड कम्युनिकेशन हो, कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस हो, अब जो है ना दूसरी प्रोफेशनल के लोग जो है ना अपने साथ इन्वॉल्व करें, ओके। प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग में प्रिजर्वेशन ऑफ पेशेंट फिजियोलॉजिकल डिफेंस को आप प्रिजर्व करें, उसकी कोपिंग स्किल्स को आप बेहतर कर सकें, उसकी जो पेनफुल इमोशंस है, एंजाइटी है वगैरह इस तरह की चीज़ें, स्ट्रेस है, तो उसको आप रिड्यूस करने की कोशिश करें। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन जो है ना वो क्या करें, वो उस पर आप काम करें। क्राइसिस इंटरवेंशन का मतलब है कि जो क्राइसिस का मतलब इंटेंस इमोशनल डिस्ट्रेस जो पेशेंट को फील हो रहा है उसको हम इंटरवीन करने की कोशिश करें। इसके बारे में जो है ना हमारे डिटेल लेक्चर जो है ना वो मौजूद है क्राइसिस इंटरवेंशन का, ओके। स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस को जो है ना हम रिड्यूस करने की कोशिश करें, जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जो भी हो तो उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करें। एथिकल प्रिंसिपल का जो है ना हम क्या करें, ख्याल रखें, उसके जो केयर हम दे रहे हैं तो विद द कोर, उसके जो कोर बिलीव्स है उसके मुताबिक हम दे दें। कल्चरली कॉम्पिटेंट केयर हम उसके दे दें, विद रिस्पेक्ट जो है ना हम उसको केयर प्रोवाइड करें, ओके। अच्छा, फिर जो है ना आते हैं ऑर्गेनाइजेशन मॉडल पर आईसीयू। अब आईसीयू के जो ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स हैं, मतलब है कि आईसीयू कौन से मॉडल पे काम करते हैं, तो आईसीयू में जो बेसिक मॉडल होते हैं वो 2 टाइप्स ऑफ मॉडल होते हैं। एक होता है ओपन मॉडल आईसीयू, दूसरा होता है क्लोज मॉडल आईसीयू। अब ओपन मॉडल आईसीयू कौन सा है और क्लोज मॉडल, ओपन मॉडल वो होता है जिसमें अलाउज मेनी डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द मेडिकल स्टाफ टू मैनेज पेशेंट इन द आईसीयू। इसमें जो है ना हर कोई मेडिकल स्टाफ आता है और पेशेंट को जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। मतलब ये कि इसमें ऐसा नहीं होता कि एक इसके लिए एक फिजिशियन है और वो जो है ना मस्ट स्पेशलाइज हुए इन आईसीयू, या एक नर्स है वो मस्ट स्पेशलाइज हुए इन आईसीयू और वो सिर्फ पेशेंट की ट्रीटमेंट का ख्याल रखें, नहीं। इधर जो है ना ओपन मॉडल है, इसमें जो है ना हर कोई मेडिकल स्टाफ जिसने जो है ना फिजिशियन हो, एमबीबीएस की हो, जो नर्स हो जिसने जो है ना जो नर्सिंग डिग्री जो है ना वो अवेल की हो, तो वो जो है ना आ सकते हैं। और जैसे कि आम वार्ड्स में पेशेंट को डील की जाती है, इस तरह के आईसीयू में पेशेंट को डील कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होते हैं, मतलब है कि वो जो एनवायरनमेंट है वो फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो है ना हर कोई आ सकता है, हर मेडिकल स्टाफ, हर डॉक्टर और नर्स जो है ना इधर जो है ना आईसीयू में इसकी ड्यूटी लग सकते हैं। यहाँ पे जो है ना आईसीयू है लेस कम्प्लेक्स केसेस, ये उन आईसीयूज़ में ये मॉडल जो है ना फिजिबल है जहाँ पे जो है ना कम्प्लेक्स केसेस जो है ना वो ज़्यादा नहीं हो, जैसे कि रूरल एरियाज़ वगैरह में जो है ना ये वाला मॉडल फिजिबल है। यहाँ पे डिसएडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे कम्प्लेक्स ट्रीटमेंट प्लान में कम्प्लेक्ट आ सकते हैं, मतलब ये कि यहाँ पे जो है ना स्पेशलाइज टीम नहीं होती,
एक दिन जो है ना एक मेडिकल डॉक्टर या एक नर्स जो है ना आई हुई होते हैं, दूसरी दिन पे दूसरी और तीसरी दिन पे, तो जो ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं हर एक के डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं। डिलेज डिसीजन में भी डिलेज हो सकते हैं, मतलब है कि कोई स्पेशलाइज टीम उसके लिए इन्वॉल्व नहीं होती। अच्छा, जो क्लोज मॉडल है इसमें जो है ना क्लोज या लिमिटेड लोग होते हैं, इसमें स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। लिमिटेड टू आईसीयू सर्टिफाइड फिजिशियन इंटेंसिविस्ट मैनेजिंग द केयर ऑफ द ऑल पेशेंट। तो यहाँ पे जो ना वो इंटेंसिविस्ट होते हैं या वो फिजिशियंस होते हैं यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड हो विद इन आईसीयू। यहाँ पे जो नर्सेज हो, यहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ हो, तो उसको जो है ना मस्ट स्पेशलाइजेशन इन आईसीयू उसके लिए होनी चाहिए। यहाँ पे इसका एडवांटेज है कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी ऑफ केयर जो है ना वो इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे डिसीजन जल्दी ली जाती है, यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान जो है ना वो बेहतर तरीके से प्रोवाइड की जाती है। और ये जो है ना जो डेवलप्ड कंट्री में ये ज़्यादातर जो है ना ये वाले क्लोज मॉडल। अब यहाँ पे जो है ना मेन मसला ये कि यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड नर्सेज जो है ना वो प्रोवाइड करनी होते हैं। हाइब्रिड मॉडल इन दोनों के मिक्स है विच कंबाइन एस्पेक्ट ऑफ द क्लोज एंड ओपन मॉडल बाय स्टॉपिंग द आईसीयू विद एन अटेंडिंग फिजिशियन और टीम वर्क एंड द एसोसिएशन विद प्राइमरी फिजिशियन। तो यहाँ पे जो है ना स्पेशलाइज्ड लोग भी होते हैं और यहाँ पे जो है ना आम जो ऑर्डिनरी मेडिकल स्टाफ होते हैं वो भी जो है ना इधर काम करते हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर आईसीयू जो है ना वो इसी हाइब्रिड मॉडल पे चलते हैं। अच्छा, फिर स्टाफिंग आपने जो है ना स्टाफिंग हमने डिटेल से डिस्कस किया। इधर फिर भी है कि स्टाफिंग आपने जो है ना मेडिकल स्टाफिंग इंक्लूड एन आईसीयू डायरेक्टर इंटेंसिविस्ट होता है विथ सफिशिएंट एक्सपीरियंस टू प्रोवाइड फॉर पेशेंट केयर, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग एंड रिसर्च एंड ऑडिट्स। तो ये यहाँ पे जो है ना एक इंटेंसिविस्ट या डायरेक्टर आईसीयू इंटेंसिविस्ट होगी जिसके साथ जो है ना स्पेशलाइजेशन होता है। फिर ट्रेंड नर्सिस स्टाफ होते हैं और नर्सिस स्टाफ का जो रेशियो 1:1 फॉर वेंटिलेटेड पेशेंट एंड 1:2 फॉर अदर पेशेंट। वेंटिलेटेड पेशेंट के लिए 1:1, अदर पेशेंट के लिए 1:2। 1 नर्स 2 पेशेंट होनी चाहिए। नर्स इंचार्ज विद आईसीयू क्वालिफिकेशन, नर्स के साथ जो है ना आईसीयू क्वालिफिकेशन हो। अलाइड हेल्थ एंड इंसिलरी स्टाफ जो हेल्पिंग स्टाफ उसके साथ होते हैं, रिस्पायरेटरी सर्विसेज है, फिजियोथेरापिस्ट है, डाइटिशियन है, बायोमेडिकल इंजीनियर है, टेक्नीशियंस होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं, सोशल वर्कर, काउंसलर, हाउस कीपिंग स्टाफ वगैरह। ये मैंने डिटेल से जो है ना एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर वो मैंने आपको बताया। अच्छा, फिर ये आईसीयू इक्विपमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट जो है ना फिर आप देख सकते हो आईसीयू में वेंटिलेटर्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ और पम्प्स वगैरह होते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना वो आईसीयू में फिर डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईसीयू को आप किस तरह ऑर्गेनाइज करते हो, किस तरह आप एक आईसीयू को बना सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईसीयू ये वाला इट रिक्वायर इंटेलिजेंट प्लानिंग। इसके लिए एक इंटेलिजेंट प्लानिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पे वो पेशेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल होते हैं, उसकी ऐसी प्लानिंग आपने करनी होती है। एक आईसीयू का भी इस तरह बिल्डअप करना होता है कि ताकि उन पेशेंट को किसी भी किस्म का तकलीफ ना हो। वन मस्ट कीप द नीड ऑफ द हॉस्पिटल एंड इट्स लोकेशन। हॉस्पिटल की जो नीड्स है और इस लोकेशन है उसको जो है ना जहन में लाओगे। फिर 1 आईसीयू में नॉट कैटर टू ऑल नीड्स। एक आईसीयू जो है ना सारी नीड्स को पूरा नहीं कर सकती, तो इसलिए आपने आईसीयू को स्पेशलाइजेशन में डिवाइड करना होता है। एन इंस्टीट्यूट में प्लान बेड्स टू मल्टीपल यूनिट्स अंडर सेपरेट मैनेजमेंट बाय सिंगल डिसिप्लिन स्पेशलिस्ट सच एज मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, सीसीयू, बर्न्स आईसीयू, ट्रॉमा आईसीयू। तो एक आईसीयू को आपने जो है ना फिर डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में आप उसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जैसा कि ये है मेडिकल आईसीयू है या सर्जिकल आईसीयू, तो ये सारे के सारे डिफरेंट डिसिप्लिन में जो है ना आप इसको फिर क्या कर सकते हो, सिंगल डिसिप्लिन स्पेशलिस्ट सच एज मेडिकल आईसीयू। तो ये क्या होते हैं, ये सेपरेट मैनेजमेंट इसके होते हैं और वो सेपरेट मैनेजमेंट अंडर से सिंगल स्पेशलिस्ट के अंडर वो होते हैं। ओके, अच्छा, द नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स इन हॉस्पिटल रेंजेस फ्रॉम 2 to 2%। अब आईसीयू बेड कितनी होनी चाहिए एक हॉस्पिटल में, तो एक हॉस्पिटल की जो 100% में से 2 to 20% जो है ना उसमें लाजमी आईसीयू बेड्स होते हैं। अब जो डेवलप हॉस्पिटल होता है, जो मोर एडवांस हॉस्पिटल, उधर जो है ना 20%, 15% होते हैं। जो पुअर हॉस्पिटल है, लेस एडवांस होते हैं, तो वहाँ पे 2%, 5%, 10% होते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना रिकमेंडेड नंबर ऑफ बेड्स और नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। अब जो रिकमेंडेड नंबर ऑफ बेड्स है उससे अगर आप कम बेड जो है ना उधर प्लेस करोगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती। क्यों नहीं होती,
क्योंकि जब आपके पास जो है ना रिकमेंडेड नंबर, आपके पास जो है ना आपके पास आईसीयू है, आईसीयू में जो है ना 15% बेड होनी चाहिए और आपने जो है ना उधर 5% बेड रखे हैं। तो अब आप जो इक्विपमेंट्स आपके हैं वो इक्विपमेंट सब कुछ, तो आप एक क्रिटिकली इल पेशेंट के लिए जो भी इक्विपमेंट्स होनी चाहिए तो सब कुछ, जितना स्टाफ उनके लिए होनी चाहिए, जितने डॉक्टर्स और फिजिशियन नर्सेज उनके लिए होनी चाहिए, वो सब कुछ तो आपने उधर मैनेज की है। लेकिन जब आपके पास बेड नंबर कम हो, आपके पास पेशेंट कम आएगी तो आपके पास जो है ना क्या होगा, उस इक्विपमेंट्स पे जितना खर्चा आता है, उन स्टाफ की सैलरी पे जितना खर्चा आता है, तो उतना जो है ना आप उससे हासिल नहीं कर सकते। ओके, तो ये क्या होता है, ये कास्ट इफेक्टिव नहीं होता जब आपके पास जो है ना बेड नंबर कम होते हैं। लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम ये भी होता है कि आप एक्सेस बेड्स को जो है ना आप मैनेज भी नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि आईसीयू बेड जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो आपने जो है देने के दरमियान मॉडरेट रहना चाहिए। अच्छा, 10% ऑफ द टोटल आईसीयू बेड्स आर अलॉटेड टूवर्ड्स आइसोलेशन रूम। और जो स्टैंडर्ड हॉस्पिटल होता है तो उसमें जो आईसीयू की फॉर एग्जांपल 20% बेड्स है, तो 20% बेड्स में फिर आप 10% जो है ना इसके आप आइसोलेशन रूम के लिए जो है ना वो मुख्तस करेंगे कि अलग आइसोलेशन रूम में उसके 20% बेड्स हो। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईसीयू में ईच इंटेंसिव केयर यूनिट शुड बी अ जियोग्राफिकली डिस्टिंक्ट एरिया विद इन द हॉस्पिटल विद कंट्रोल एक्सेस। इसमें जो है ना हॉस्पिटल में एक अलग जगह हो इसके लिए, और उस जगह के लिए जो है ना हर किसी की इजीली एक्सेस हो। नो थ्रो ट्रैफिक टू अदर डिपार्टमेंट शुड अकर, कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं हो वहाँ पे। सप्लाई एंड प्रोफेशनल ट्रैफिक शुड बी सेपरेटेड फ्राम पब्लिक विजिटर ट्रैफिक। और इसके जो प्रोफेशनल ट्रैफिक होता है, मतलब ये कि जो नर्स डॉक्टर उधर जा रहे होते हैं, जो स्टाफ उधर जा रहे होते हैं उस आईसीयू में, या जो सप्लाई उधर होते थे, मेडिसिन की सप्लाई या बेड्स की सप्लाई या अदर इक्विपमेंट्स की सप्लाई, वो उन सप्लाई के लिए एक अलग रास्ता हो और पेशेंट के लिए एक जुदा रास्ता हो आईसीयू में। ओके, अच्छा, organization location should be chosen so that the units adjacent to are within direct elevated travel to and from the emergency department, operating room, intermediate care unit, radiology department, corridors, labs and तो ये सारी की सारी ये बता रहे कि आपके जो आईसीयू का जो प्लेस आप चूज़ कर रहे हो तो ऐसी जगह पे होना चाहिए जो रेडियोलॉजी के साथ भी करीब हो, जो जिसके साथ एलिवेटर भी करीब हो, जिसके साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी करीब हो, जिसके साथ जो है ना इंटरमीडिएट केयर यूनिट भी करीब हो, जिसके साथ कॉरिडोर, लेफ्ट्स और रैम्स हो, और इसके लिए जो है ना एक स्पेशियस रूम है, एक कुशादा जगह हो उसके लिए, कॉरिडोर्स हो इसके साथ जो है ना लेफ्ट्स और रैम्स के लिए एक कुशादा जगह हो। इस तरह बेड्स और ट्रॉली के लिए जो है ना या क्रिटिकली सिक पेशेंट के लिए एक अलग जगह हो, एक कुशादा जगह हो उसके लिए, ताकि वहाँ पे जो है ना ये वाली चीज़ें ईजीली जो है ना वो मैनेज की जा सके। ओके, अच्छा, फिर आईसीयू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईसीयू बेड स्पेस अपने कितना रखना चाहिए एक स्टैंडर्ड आईसीयू में। तो स्टैंडर्ड आईसीयू में जो 150 टू 200 स्क्वायर फीट जो है ना आपने एरिया रखना है एक बेड के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो है ना ये एक बेड है, ये एक बेड है, तो इसी बेड के लिए जो है ना आपने इर्द गिर्द कितना रकबा 150 टू 200 स्क्वायर फीट का आपने जो है ना इसके लिए जगह रखना चाहिए। अब विद इन 2 बेड जो है ना, विद इन 2 बेड आपने जो है ना एक और 2 बेड के दरमियान 8 फीट का, मतलब ये एक वो है, तो इसमें जो है ना एक बेड है, दूसरा बेड है, ये दूसरा बेड है, तो इन दोनों के दरमियान जो जगह होगा वो 8 फीट कम अज़ कम जो है ना वो होना चाहिए। अच्छा, फिर जो आइसोलेशन रूम होता है तो आइसोलेशन रूम में आपके साथ एक बेड के लिए या सिंगल रूम होता है, जो तो सिंगल रूम के लिए फिर आपने जो है ना 225 ये सिंगल रूम है। ये जो है ना जो वो होता है मॉड्यूलर डिज़ाइन वाले बेड्स होते हैं ना, मतलब ये कि टोटल आईसीयू है, तो उस आईसीयू में जो है ना आपने ये बेड है, दूसरा बेड है, तीसरा बेड है, तो एक बेड के इर्द गिर्द जो है ना आपने इतना जगह फिर इन 2 बेड के दरमियान 8 फीट का वो रखना चाहिए। अब एक सिंगल रूम हो तो सिंगल रूम में 225 टू 250 स्क्वायर फीट का आपने जो है ना इसके इर्द गिर्द क्या होना चाहिए, जगह होना चाहिए। बेड जो है ना वो उसके साथ साइड रेल्स हो और इसके साथ जो है ना हेडबोर्ड नहीं हो। हेडबोर्ड जैसा कि वो बहुत ज़्यादा बेड्स में वो होते हैं, उसके सर पे वो बड़ा सा चीज़ होता है ना, बड़ा सा वो लकड़ी वगैरह का वो हेड होता है, तो वो हेड इसमें नहीं हो। ओके, अच्छा, आइसोलेशन रूम 250 स्क्वायर फीट की आइसोलेशन रूम है, 250 स्क्वायर फीट का इसका और रकबा है। पेशेंट एरिया, तो जो पेशेंट का जगह होता है, पेशेंट का ये बेड है, तो इस बेड के साथ जो है ना 3 आउटलेट्स, इधर जो है ना दीवार पे मोस्टली आपने देखी होगी 3 सेक्शंस,
आउटलेट्स होते हैं। सक्शन आउटलेट्स में गैस्ट्रिक का अलग सेक्शन हो, ट्रेकियल का अलग सेक्शन हो और अंडर सील वाटर के लिए जो है ना अलग सेक्शन हो। ओके, 2 कंप्रेस एयर आउटलेट्स होते हैं। कंप्रेस एयर के लिए 2 आउटलेट्स होनी चाहिए उस बेड्स के साथ, और 16 पावर आउटलेट्स पर बेड। और इस बेड को जो है ना जो उठाने के लिए पावर आउटलेट्स होते हैं, तो वो पावर आउटलेट्स मिनिमम जो है ना वो 16 होनी चाहिए। ओके, अच्छा, बेड साइज स्टोरेज, हैंड रेंज सॉल्यूशंस, इक्विपमेंट शेल्फ ऑन हेड एंड इन। तो ये जो बेड है इसके साथ जो है ना ये ऐसी जगह होनी चाहिए इस तरह की, जिसमें जो है ना आप स्टोरेज वगैरह या हैंड रेंज सोल्यूशन ये वाली चीज़ें जो है ना आप इसमें रख सकते हो। स्टोरेज मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर ईच पेशेंट, पर्सनल बिलोंगिंग्स, पेशेंट केयर सप्लाईज, लाइनिंग एंड टॉयलेटरीज, locking drawers and cabinets must be used if syringes and pharmaceuticals are stored at the bedside। तो यहाँ पे जो है ना फिर लाइनिंग और ये पेशेंट केयर सप्लाईज के लिए टॉयलेटर्स वगैरह जो है ना या लॉकिंग ड्रायर्स उसके लिए आप ज़रूर रखेंगे। अगर आप जो है ना कोई मेडिसिन और सिरेंजेस वगैरह जो है ना उसमें रखने होते हैं तो ये चीज़ आपने प्रोवाइड करनी होती है। हुक्स एंड डिवाइसेस टू हैंग इन्फ्यूजन्स एंड ब्लड बैग्स। तो ब्लड बैग्स और इन्फ्यूजन जो हो उसके लिए हुक्स और डिवाइसेस, स्टैंड वगैरह जो जिसको हम कहते हैं ना वो उधर होनी चाहिए। अच्छा, पेशेंट एरियाज, अच्छा इसमें जो है ना फिर मल्टी चैनल इन्वेसिव मॉनिटर का मतलब ये कि वहाँ पे जो है ना इन्वेसिव मॉनिटर जिसमें जो है ना आप जो इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं या इन्वेसिवली जो है ना पेशेंट को मॉनिटर करते हो, जैसे कि एब्डोमिनल प्रेशर को आप मॉनिटर करते हो या सेंट्रल वेनस प्रेशर को आप मॉनिटर करते हो, EBGs वगैरह को आप मॉनिटर करते हो, तो उसके लिए जो है ना फिर मल्टी चैनल इन्वेसिव मॉनिटर होनी चाहिए। वेंटिलेटर हो, इन्फ्यूजन पम्प्स उधर हो, पोर्टेबल एक्सरेज यूनिट हो उधर, फ्लूइड एंड बेड वार्मर्स हो उधर, पोर्टेबल लाइट्स हो, डिफिब्रिलेटर हो, एनेस्थीसिया मशीन्स हो उधर, डिफिकल्ट एयरवे मैनेजमेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट जो एयरवे को, डिफिकल्ट एयरवे को जो है ना वो मैनेज कर सकते हो, वो इक्विपमेंट जो है ना एक पेशेंट की उस हदूद में होनी चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग अरेस्ट इमरजेंसी अलार्म बटन मस्ट बी प्रेजेंट एट एवरी बेड साइड विद इन ICU। ICU में जो एवरी बेड साइड होते हैं उसके साथ एक कार्डियक अरेस्ट इमरजेंसी अलार्म होगा। उस अलार्म अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है या कोई इमरजेंसी होता है तो उस अलार्म पे वो दबाएगा। ओके, द अलार्म शुड ऑटोमेटिकली साउंड इन द हॉस्पिटल टेलीकम्युनिकेशन सेंटर, सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन, ICU का जो हेड नर्स का स्टेशन होता है, तो ये सारे की सारी जो है ना उधर उसकी अलार्म का जो आवाज़ है उधर पहुंच रहा होता हो। ओके, अच्छा, फिर थेराप्यूटिक एलिमेंट्स इन ICU एनवायरनमेंट। ICU एनवायरनमेंट कौन सी थेराप्यूटिक एलिमेंट्स होनी चाहिए? तो विंडोज एंड आर्ट दैट प्रोवाइड नेचुरल व्यूज़, विंडोज उधर होनी चाहिए या कोई आर्ट्स वगैरह हो जो नेचुरल व्यूज़ को, क्योंकि व्यूज़ नेचर कैन रिड्यूस स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, हैसन रिकवरी को जो है ना और ज़्यादा करते हैं, लोअर ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, लोअर पेन मेडिकेशन नीड्स, और पेन मेडिकेशन की नीड्स फिर उसके लिए जो है ना कम दरकार होती है, क्योंकि पेशेंट जो है ना वो मसरूफ़ होता है, वो जो है ना एंजॉय करता है उस चीज़ को थोड़ी सी। Family participation including facilities, overnight stay and comfortable waiting rooms, providing a major privacy and personal control through adjustable curtains and blinds, एक्सेसिबल बेड कंट्रोल्स, ये चीज़ यूज़ के लिए होनी चाहिए। नॉइज़ रिडक्शन थ्रू कंप्यूटराइज पेजर्स एंड साइलेंट अलार्म्स, ये होनी चाहिए। ओके, तो सिंपल चीज़ें हैं ये, सिंपल इंग्लिश है। मेडिकल टीम कंटिन्यूटी दैट अलाउज वन टीम टू फॉलो द पेशेंट थ्रू हिज और हर एंटायर स्टे। मेडिकल टीम कंटिन्यूटी उधर होनी चाहिए ताकि एक पेशेंट को जो है ना वो हैंड ओवर करे दूसरे को, तीसरे को, ताकि जो है ना नाइट शिफ्ट आता है, मॉर्निंग शिफ्ट आता है या इवनिंग शिफ्ट आता है, तो इस तरह की वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन इसमें होनी चाहिए ICU में, और ये सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन का मैंने बताया कि ये जो है ना ये क्या हो, ये जो पेशेंट है उस पेशेंट को एक्सेसिबल हो, ओके, करीब हो। Central nervous system must be situated so that direct or indirect by video monitor visualization by healthcare provider is possible at all time। ऐसी नर्स स्टेशन हो ताकि उसी के थ्रू जो है ना आप पेशेंट को डायरेक्टली मॉनिटर करो, डायरेक्टली जो है ना आप उसको मॉनिटर करो कि ये पेशेंट, ज़्यादातर ICU आपने देखे होगी कि उसके दरमियान में जो है ना नर्स स्टेशन होता है और पेशेंट को जो है ना वो डायरेक्टली व्यू करते हैं, या एक ऐसी जगह पे हो जिस थ्रू वीडियो कैमरा जो है ना पेशेंट को डायरेक्टली देख सकते हो। दिस परमिट द मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट स्टेटस अंडर बोथ रूटीन एंड emergency circumstances। The rapid design is to allow a direct line of vision between the patient and the central nursing station। तो इसका मेन मरकज
फोकस ये होता है कि अब पेशेंट और जो नर्सेज होते हैं उनके दरमियान एक डायरेक्ट कनेक्शन हो। पेशेंट जो है ना वो पेशेंट को डायरेक्टली देख सके, ताकि पेशेंट को अभी कौन सी कंडीशन है, किस कंडीशन से जो है वो पास हो रहे हैं। एन ICU विद अ मॉड्यूलर डिज़ाइन पेशेंट शुड बी विजिबल फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव नर्सिंग स्टेशन। मॉड्यूलर डिज़ाइन आपने देखा होगा मोस्टली हमारी जगह पे जो ICU होते हैं मॉड्यूलर डिज़ाइन की एक बेड है इधर, ये दूसरा बेड है, ये तीसरा बेड है, इनके दरमियान पर्दे वगैरह होते हैं और वो पर्दे जो है मैनेजेबल होते हैं। इसको आप कम जगह पे जो है ना भी वो अलाट कर सकते हो, ज़्यादा जगह पे भी वो आप अलाट सकते हो, और ये सारा एक ICU होता है। ओके, तो ये क्या है, मॉड्यूलर डिज़ाइन है जिसको हम मॉड्यूल कर सकते हो खुद से। आप उसको जो है ना एक दो बेड्स को जो है ना आप एक कर सकते हो, या इस पर्दे को आप हटा सकते हो। तो अब इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें जो है ना वो ऑब्जर्वेशन इजीली होता है, मतलब ये कि पर्दे हैं आप थोड़ा सा हटा दो तो उसको जो है ना पेशेंट को फिर ऑब्जर्व कर सकते हो दूर से, ओके, उसकी कंडीशन को। अच्छा, फिर जो है ना वर्किंग एरियाज एंड स्टोरेज के लिए अपना जगह होता है। वर्क एरिया स्टोरेज के लिए इक्विपमेंट स्टोरेज का एक अपना जगह ICU में होना चाहिए। फिर जो है ना जो सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन है, तो वो सेंट्रल नर्स स्टेशन मोस्टली जो है ना वो ग्लास डोर से जो है ना वो, और इसमें पार्टीशन फैसिलिटेट दिस अरेंजमेंट एंड इंक्रीज एक्सेस टू द रूम एंड इमरजेंसी स्टेशन। ये ऐसी सेंट्रल नर्स स्टेशन जो है ना ऐसी हो कि जो ग्लास डोर मोस्टली उसकी हो, ताकि वो पेशेंट को देख सके, पेशेंट नर्सेज को देख सके, और पेशेंट का एक्सेस हो, इजीली एक्सेस हो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में नर्स स्टेशन तक। ओके, अच्छा, एक्सरे व्यूइंग एरिया, इसमें एक्सरे व्यूइंग एरिया को क्या होता है, बेसिकली वो जो जहाँ भी जो है ना एलिमिनेशन होते हैं, एलिमिनेटेड लाइट होते हैं, और उसमें जो है ना एक्सरे को देखा जा सकता है, उसको इंटरप्रेट की जा सकती है। अच्छा, फिर इसमें जो है ना वो पेंट्री खुराक का एक अलग अपना जगह हो, स्टॉप लंच का एक अपना जगह हो। अच्छा, प्रोसीजर रूम्स के इसके बाद, तो प्रोसीजर रूम बेसिकली क्या होते हैं कि जो ICU होता है ना, ICU में आपने देखा होगा कि ICU में क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, उसको मोमेंट की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मोमेंट वो मोबिलिटी नहीं कर सकती, तो विद इन ICU आपने एक स्मॉल सा रूम बनाना होता है जो जस्ट लाइक सर्जिकल रूम के होते हैं, जिस तरह की सर्जरी वाले रूम होते हैं उसी की तरह होते हैं, उसकी तरह जो है ना इसमें फैसिलिटीज़ होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं कि ये सर्जरी से थोड़ा सा छोटा होता है, और इसमें जो इंटेंसिवली आप किसी पेशेंट को जो है ना जो प्रोसीजर देते हो कि सर्जरी वगैरह हो गया, स्मॉल सर्जरी वगैरह हो, तो आप डायरेक्टली जो है ना उसको आसानी से जो है ना वो दे सकते हो। रिसेप्शन एरिया फैमिली के लिए या कलीग के लिए, जिसके लिए भी बाहर से लोग आते हैं, उसके लिए रिसेप्शन रूम्स हो। अच्छा, फिर सप्लाई एंड सर्विस कॉरिडोर इसमें हो। अच्छा, फिर डिफरेंट पेशेंट मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल का मतलब पेशेंट इम्यूनिटीज़ या एनवायरमेंटल कंसंट्रेशन भी इसको हम कहते हैं ना, जो पेशेंट को जो है ना वो क्या करते हैं, पेशेंट को बिजी रखता है, जैसे कि TV हो गया या वॉच है, या पेशेंट के इम्यूनिटीज़ होते हैं जो पेशेंट के काम आते हैं, या पेशेंट की चीज़ें भी हम इसको कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेशेंट मॉड्यूल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स की। अच्छा, फिर विजिटर लॉन्ज वेटिंग एरिया हो, पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है ना जगह हो, एलिवेटर्स वगैरह हो, सब कुछ अवेलेबल हो उसमें। फिर जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स है, ईच इंटेंसिव केयर यूनिट मस्ट हैव इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई उसको हो, वाटर सप्लाई उसको, ऑक्सीजन कंप्रेस्ड एयर सप्लाई हो, वैक्यूम सप्लाई उसको हो, लाइटनिंग हो, वेल लाइटेड हो, एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिक सप्लाई हो गया ये वाला जो है ना। फिर वाटर सप्लाई इसमें है, ये एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, ये वाला जो है ना ये एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम है। तो ये एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम बेसिकली होती क्या है कि जो उधर ICU की जो एनवायरनमेंट है उसको क्या करे, उसको कंट्रोल करे। जैसा कि हीपा है, हीपा फिल्टर है, ये जो डस्ट पार्टिकल उधर होते हैं ना, तो उसको रिमूव करने में कोशिश करते हैं। जैसे कि वो होते हैं AC हो गया या हीटर हो गया ड्यूरिंग द विंटर, तो ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह के, और जो भी इक्विपमेंट्स हो जो ICU की जो एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल रख सकते हो, तो उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम उसको कहते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसमें स्पेसिफिकली हमने जो डिस्कस की तो वो ICU ऑर्गेनाइजेशन था कि किस तरह जो है ना हम ICU को या क्रिटिकल केयर यूनिट को जो है ना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम पढ़ेंगे कि पेशेंट की क्लासिफिकेशन क्या है, और फिर इन्फेक्शन कंट्रोल विद इन ICU हम डिटेल से पढ़ेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।